नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। गुजरात समेत 6 से ज्यादा राज्यों में आतंकी हमले का अलर्ट। उच्च स्तरीय बैठक में गृह मंत्री ने लिया सुरक्षा इंतजामों का जायजा। देश भर में कड़ी चौकसी। रायपुर में चर्च पर हमले के आरोप में 9 गिरफ्तार। ईसाई समुदाय ने प्रदर्शन कर मांगी सुरक्षा। गृह राज्य मंत्री ने कहा, बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। असम में कांग्रेस ने यूनाइटेड पीपल्स पार्टी से मिलाया हाथ। 126 में से यूपीपी को 4 सीटें। एआईयूडीएफ का अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। जय माल्या को कर्ज वसूली न्यायाधिकरण से झटका। 515 करोड़ की रकम निकालने पर लगाई रोक। एसबीआई की याचिका पर आदेश। पाकिस्तान की 4 सदर जिला अदालत में आत्मघाती हमला। 17 से ज्यादा लोगों की मौत, 20 घायल। सलमान तासिर के हत्यारे की फांसी का हुक्म। और आइए देखते हैं पहली खबर। और पहली खबर में बात आसाम की, जहां पर कांग्रेस ने यूनाइटेड पीपल्स पार्टी के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन किया है। राज्य में पार्टी का यह पहला चुनावी तालमेल है। यूपीपी का वजूद बोडो बहुल इलाकों में है और इस बीच कांग्रेस ने असम के लिए चुनाव समिति का ऐलान कर दिया है, जिसमें मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और प्रदेश अध्यक्ष अंजन दत्ता के साथ 18 नेता शामिल हैं। गुवाहाटी में कांग्रेस और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी यानी यूपीपी के नेताओं ने रविवार को गठबंधन की घोषणा की। दोनों पार्टियां बोडोलैंड क्षेत्रीय जिला समूह के तहत आने वाली सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस ने यूपीपी को कोकराझार पश्चिम, कोकराझार पूर्व, सिडली और छापागुरी यानी 4 सीटें दी हैं। 9 सीटों पर दोनों पार्टियों के बीच दोस्ताना मुकाबला होगा। 4 और सीटों पर कांग्रेस और यूपीपी जल्द ही फैसला करेंगी। ये अलायंस का चलते बीपीएफ का हाथ में जो 12 सीटें हैं, उसमें से मेजॉरिटी सीट अभी बीपीएफ का हाथ से निकल आने का बहुत ज़्यादा संभावना है। बोडोलैंड क्षेत्रीय जिला समूह के तहत कोकराझार, बक्सा, उदालगुड़ी और चिराग जिले आते हैं। यहाँ बोडो, राभा और गारो जैसी जनजातियों की बहुलता है। बीजेपी ने यहाँ बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के साथ गठबंधन किया है, लेकिन यूपीपी बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट को कटघरे में खड़ा कर रही है। बीजेपी और बीपीएफ का जो मित्रजोट है, वो मित्रजोट से कोई फायदा नहीं होने वाला। कांग्रेस, यूपीपी और कांग्रेस के साथ जो भी ग्रुप आएगा, ये अच्छा मैसेज आ रहा है आसाम के लोगों के अंदर में कि कांग्रेस के नेतृत्व में आसाम में फिर से सरकार बनने वाला है। पिछले चुनाव में 18 सीटों के साथ एआईयूडीएफ एक मजबूत राजनीतिक शक्ति के तौर पर प्रदेश में उभरी। कांग्रेस से तालमेल की कोशिश नाकाम होने के बाद एआईयूडीएफ ने अकेले चुनाव में उतरने की घोषणा की है। आसाम में हम लोग अकेले लड़ रहे हैं। कम से कम 70 सीट में या उससे 2 कम 2 ज़्यादा में हम लोग अकेले लड़ रहे हैं। हम लोग के साथ किसी का अलायंस नहीं हुआ है और होने का कोई चांस भी नहीं है। असम में बीजेपी ने असम गण परिषद के साथ भी गठबंधन किया है। लोकसभा चुनाव में राज्य की 14 में से 7 सीटें जीतने के बाद पार्टी यहां पहली बार सत्ता हासिल करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस लगातार चौथी बार सरकार बनाने के लिए जी जान लगाए हुए है। राज्य की 126 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में 4 और 11 अप्रैल को चुनाव होने हैं। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और कांग्रेस के इस चुनावी गठबंधन और वहां पर किस तरीके के समीकरण है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ शेखर अय्यर हैं, पॉलिटिकल एडिटर, डेक्कन हेराल्ड से। शेखर, स्वागत है आपका। और साथ साथ विशाल दहिया, हमारे सहयोगी संवाददाता जो कि कांग्रेस पर नजर रखते हैं, उनसे वो इस वक्त हैं ताज़ा अपडेट के साथ। विशाल, इस गठबंधन की चर्चाएं काफ़ी दिनों से चल रही थी, जिसका आपने इशारा पहले भी किया था, लेकिन जो कॉम्बिनेशन इस वक्त है और ख़ासकर बोडोलैंड की अगर बात की जाए, क्या ख़ास बातें हैं जो कि इस गठबंधन के लिहाज से बहुत क्रूशियल दिखती हैं और कांग्रेस को मजबूर किया कि वो सहयोगी तलाशे? देखिए कविंद्र, सबसे पहले तो एक जो मोटे तौर पर जो तस्वीर उभर कर इस वक्त तक सामने आई है, उसमें ये साफ होता है कि दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां यानी कि कांग्रेस और बीजेपी, अभी तक इन दोनों पार्टियों ने जिस सहयोगी की तलाश की है, जिस सहयोगी का हाथ थामा है असम में, वो दोनों ही ने एक एक जो सहयोगी लिया है वो जो बोडो इलाका है उस इलाके से लिया है। बीपीएफ
जिसके कि 12 विधायक थे और जिसके साथ कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई थी, जिसके समर्थन लिया था, वो अब बीजेपी के साथ जो चुनाव में उतरेगा और उसकी एवज में कांग्रेस ने यूपीपी के साथ गठबंधन किया है और सिर्फ अभी तक 4 सीटें उनको दी हैं। लेकिन एक बहुत ही एक और महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं इस पूरी राजनीतिक लड़ाई में असम में, और वो है बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ। पिछली बार एआईयूडीएफ को 18 विधायक मिले थे। अब की बार एआईयूडीएफ और कांग्रेस के बीच तालमेल की कोशिश काफी, जैसे कहा जाए, महीनों तक नहीं तो काफी हफ्तों तक चलती रही, लेकिन अभी तक उसका कोई नतीजा निकला नहीं और ऐसा लग रहा है कि एआईयूडीएफ ने अब मन बना लिया है अलग जाने का, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से सूत्रों के लिहाज से जो हिसाब से हमें जो जानकारी है उसके मुताबिक जो सेंट्रल लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की, उसको कोई ज्यादा गुरेज नहीं था एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन करने में। लेकिन जो राज्य के जो नेतृत्व है, खासतौर पर जो मुख्यमंत्री हैं तरुण गोगोई, वो कोई बहुत ज्यादा इंक्लाइंड नहीं थे एआईयूडीएफ के साथ जाने के लिए और शायद इसी लिहाज से कांग्रेस ने एआईयूडीएफ का दामन नहीं थामा और अब एआईयूडीएफ अलग से यानी कि अपने आप चुनाव लड़ेगी, लेकिन अपने आप भी वो सिर्फ 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। असम में कुल 126 सीटें हैं और महत्वपूर्ण यह होगा कि क्या वो जो बाकी 56 सीटें हैं, खासतौर पे जिन पर एआईयूडीएफ अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी, क्या वहां पर किसी तरह का कोई जैसे कहा जाए अंडरस्टैंडिंग कांग्रेस के साथ रहेगी कि नहीं रहेगी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। और दूसरी तरफ जो बीजेपी और एजीपी का गठबंधन है, उसमें भी जो काडर है, जो लोकल वर्कर है, जो ग्राउंड लेवल पर दोनों पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, वो को बहुत ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे। तो तस्वीर अभी साफ होने में लगभग 4 से 5 दिन का समय और लग सकता है, लेकिन दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों ने अपने अपने पत्ते लगभग खोल दिए हैं। शुक्रिया विशाल इस पूरी बातचीत और अपडेट के लिए आपका। तो शेखर, जैसे कि विशाल ने बताया, क्या ये माना जाए कि असम के रण में दोनों राष्ट्रीय दल चाहते हैं कि सीधे आमने सामने की लड़ाई हो, इसलिए छोटी छोटी पार्टियों को अपने पक्ष में, या फिर कुछ खास बेल्ट हैं जहां पर उनको लगता है कि वो 3 से और 5% का वोट अगर उनके पास उनके साथ खड़ा होता है तो लड़ाई में ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं? मुझे लगता है दोनों कारण है। एक है कि अधिकांश जगह में डायरेक्ट हो जाए, दूसरा जैसे बीजेपी नहीं चाहती कि जो एंटी बीजेपी वोट है यानी एंटी कांग्रेस वोट है वो डिवाइड ना हो जाए, इसलिए इन्होंने एजीपी से समर्थन, मतलब एजीपी से अंडरस्टैंडिंग कर ली। वैसे बोडो इलाके में देखा जाए, जब बोडो पीपल्स फ्रंट ने बीजेपी के साथ अंडरस्टैंडिंग की, तब लग रहा था कांग्रेस को कि उस इलाके में भी बोडो का कोई चाहिए इनको फ्रंट में, इसलिए इन्होंने यूपीपी अभी आज उसकी घोषणा की है। कुल मिला के देखिए कांग्रेस को जो समस्या क्या है, ये 15 साल से शासन में है और चेहरा भी वही चेहरा तरुण गोगोई है, तो उनके लिए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर एक स्टेट लेवल पे भी है और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में भी उनको नए चेहरे की तलाश है। और साथ में दूसरी बात जो हुई है कि कांग्रेस के जो तरुण गोगोई के एक समय जो साथी थे हेमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने अलग होके बीजेपी में शामिल हो गए, तो कई ये से आपको लग रहा है कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन फिर भी जो कैलकुलेशन है कि किसी तरह जितना बीजेपी एजीपी का ये रोक ले, जितनी उनकी जो संख्या को कम कर दे सीट, हो सकता है हाउस में ऐसा एक विचित्र अरिथमेटिक गणित बैठे जिसमें कांग्रेस को फिर मौका मिल सकता है। उसमें आप एक चीज बड़ी दिलचस्पी बात जो आपकी करस्पॉन्ड ने कहा, ये जो माइनॉरिटी फ्रंट जो है ये यूडीएफ की, पहले से ही ये तरुण गोगोई नहीं चाहते थे कि उनके साथ कोई अंडरस्टैंडिंग हो, क्यों? अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो वो बीजेपी का एडवांटेज हो जाएगा, पोलराइजेशन का खतरा है और कैंपेन भी जबरदस्त होगा। लेकिन जैसे हमने कहा कि गणित किस तरह बैठता है चुनाव के बाद, अगर क्लियर मैंडेट है तो अलग बात है, अगर क्लियर मैंडेट नहीं है तब हो सकता है कांग्रेस और माइनॉरिटी फ्रंट दोनों मिलकर भी सरकार कर सकती है। माइनॉरिटी फ्रंट जो है उसके साथ टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होगी चुनाव में, जैसे कि विशाल ने भी कहा कि 70 से 80 सीटों के बीच सिर्फ कैंडिडेट उतारेगी और बाकी सीटों पर एक तरीके से अप्रोक्ष समर्थन। बिल्कुल, क्योंकि वो डायरेक्ट अभी कोई मतलब खोल के अभी अंडरस्टैंडिंग की वक्त नहीं है और पॉलिटिकली भी वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि नुकसान ज़्यादा होगा क्योंकि कांग्रेस को वैसे ही एंटी इनकम्बेंसी है, फिर ये सारे चीज़ें भी बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन बोडोलैंड की अगर बात करूँ तो यूपीपी का किस तरीके का वजूद दिखता है और क्या वाकई ग्राउंड लेवल पर आपको दिखता है कि विरोधी जिस तरीके से आज मैं बयान देख रहा था बीजेपी या फिर जो दूसरे नेता हैं, उन्होंने कहा कि कोई खास फर्क नहीं पड़ता उनके गठबंधन के साथ क्योंकि उनके तो बहुत महज चंद सीटों पर उनकी एक प्रेजेंस है, वाकई कि ऐसा ही है? देखिए, बोडो पीपल्स फ्रंट बड़ा पार्टी है और हमेशा वहाँ बहुत ये माना गया था, मतलब बहुत इन्फ्लुएंशियल है।
फिर भी आप अगर उसी इलाके से एक और पार्टी है जो अलग से कांग्रेस को समर्थन दे रही है, तो कहीं ना कहीं वोटर्स के सामने एक चॉइस बनती है। फिर भी क्योंकि वहाँ पे जो पहले जो प्रॉब्लम्स हुए थे, वायलेंस भी हुए थे, जहाँ पीपल्स फ्रंट का ज़्यादा वहाँ दबदबाव माना जाता है, तो लेकिन एक वहाँ पे फ्रंट खोल के यहाँ ये करके कांग्रेस की स्ट्रेटेजी रही है, भाई वहाँ पे वोटर के माइंड में कन्फ्यूजन होगा, क्या बोडो के नेतृत्व केवल पीपल्स फ्रंट करेगी या एक दूसरा जो अभी कांग्रेस के साथ ये किया है। यानी कि जो वो पूरा इलाका है वहाँ पर वोटों का बंटवारा एक तरीके से कांग्रेस चाहती है, जिसके सहारे शायद उसको फायदा मिले। लेकिन जिस काम की बात हुई, जिस एजेंडे की बात हुई जो सरकार ने किया, क्या नहीं लगता कि कांग्रेस के लिए वो ज़्यादा फायदेमंद है या फिर वो ज़्यादा नुकसान कर सकता है, क्योंकि लंबे अरसे से आप सत्ता में हैं? देखिए, असम ऐसा स्टेट है जहाँ पे विकास का अभी बहुत कुछ बाकी है। तो कोई भी सरकार हो, मगर मतलब उससे पहले भी सरकार, जो भी सरकार है, काम बहुत है। और सबसे बड़ी समस्या वहाँ बेरोजगारी है। तो ये बेरोजगारी समस्या अभी ये पिछले 15 साल में तरुण गोगोई सरकार ने कई स्टेप्स लिए, लेकिन समस्या इतना बड़ा है। दूसरी चीज़ क्या है, ये इलीगल माइग्रेशन की बात है, जो कहा जा रहा है कि बॉर्डर के उस तरफ से लोग आ जाते हैं, बस जाते हैं, जिसको लेकर टेंशन बोडो इलाके में भी है, बाकी ट्राइबल एरियाज में भी है। तो वो भी इस चुनाव में बड़ा मुद्दा है। तो ये कुल मिला के देखा जाए, वहाँ पे एक तो अपने शासन को डिफेंड करते एक डिफेंसिव पे जा रहे हैं तरुण गोगोई, और उनका उम्र भी बहुत है अभी, मतलब कोई नए चेहरे नहीं है, कोई नया, कोई हो सकता है वो चाहते थे कि अपने बेटे को सामने करें, लेकिन वो उतना यहाँ पे अभी तुरंत अप्रूवल नहीं मिला है। और दूसरी तरफ बीजेपी के लिए ये सबसे हाई स्टेक इलेक्शन है, क्योंकि ये 5 राज्यों से केवल असम ही एक जगह है जहाँ बीजेपी को काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि इस बार कुछ कर पाएंगे। उसका एक ही कारण है कि 2 साल पहले जब लोकसभा चुनाव हुआ था, उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। तो इसीलिए उनको लग रहा है कि ये चुनाव, मुझे लगता है कि सारा बीजेपी का एनर्जी इसी पे रहेगा, क्योंकि असम जीत गए तो लगता, क्योंकि बाकी स्टेट्स में उनका उतना प्रेजेंस भी नहीं है, उतना ग्राउंड सपोर्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने काम किया। इसीलिए इन्होंने एजीपी की जो समझौता, जिसको लेकर आपके कॉरेस्पॉन्डेंट कह रहे थे, वहाँ कई प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बीजेपी के लोकल लेवल में भी हो रहे हैं प्रोटेस्ट और एजीपी भी, लेकिन उनको केवल 26 सीट्स दिए हैं। तो वो 26 सीट देकर उन्होंने एक प्रकार से वही चाहा कि भाई जो वोट कांग्रेस के खिलाफ है वो उसमें बंटवारा ना हो जाए, क्योंकि एजीपी और कांग्रेस पहले दोनों राइवल्स रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत में, और साथ साथ बहुत ही ज़मीनी हकीकत जो है किस तरीके से राजनीति का गणित उसको समझाने के लिए शेखर। थैंक यू। तो ये थी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। फिर बजी चुनावी रणभेरी, 5 राज्यों में चुनाव, क्या है सियासी समीकरण, मैदान में कौन सा पासा, कैसे दांव। देखिए विशेष आज शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। छह से ज्यादा राज्यों में हमले का अलर्ट, देश भर में कड़ी चौकसी, गृह मंत्री ने बुलाई बैठक। देखिए पहली खबर, आतंकी हमले का अलर्ट, आज रात 8 बजे। किताब, इस कार्यक्रम के हर एपिसोड में हम किसी महत्वपूर्ण किताब के बारे में उसके लेखक, संपादक या उस विषय के जानकार के साथ बातचीत करेंगे। India is a very verbal society. We like speaking. भगत सिंह का संदेश 19 अक्टूबर 1929 का लाहौर जेल से पढ़ा गया। उसमें साफ साफ कहा कि देखो युवकों, हम लोग बम और पिस्तौल के लिए नहीं क्रांति के लिए लड़ रहे, जन संगठनों के जन चेतना के जरिए हमें वो करना है। पश्चिमी समाज में जो सिद्धांतीकरण हुआ राज्य का, उसमें जैसे हॉब्स, लॉक, रूसो जैसे लोगों ने किया, उन लोगों ने मनुष्य के बारे में जो अवधारणाएं बनाई, फुकुयामा उसका खंडन कर रहा है। लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के 10 आतंकियों के भारत में घुसने के बाद पूरे देश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
गुजरात के साथ कई राज्यों में आतंकी हमले की आशंका का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज उच्च स्तरीय बैठक में पूरी स्थिति की समीक्षा की। गुजरात में आतंकियों के घुसने की खबर के बाद पूरे देश में कड़ी चौकसी बरती जा रही है। सैन्य ठिकानों और मंदिरों समेत सभी अहम जगहों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। किसी भी तरह के हमले को नाकाम करने के लिए राज्य में एनएसजी की 4 टीमें तैनात की गई हैं। इनमें से एक टीम सोमनाथ मंदिर में तैनात है। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने बैठक कर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। इनके नापाक मंसूबे कामयाब ना हो उसके लिए हम परस्पर सहयोग कर रहे हैं। सक्रियात्मक क्षण एक एक मिनट जो है सभी राज्यों से, पड़ोसी राज्यों से हमारे संकलन की कार्यवाही हो रही है। गुजरात के अलावा उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और चंडीगढ़ में भी अलर्ट जारी किया गया है। महाशिवरात्रि के मद्देनजर सभी मंदिरों और घाटों पर पूरी नजर रखी जा रही है। जो भी भीड़ भाड़ वाले स्थान है वहाँ पे चेकिंग कराएं। जो होटल, सराय, रेलवे स्टेशन जहाँ पे लोग रुक सकते हैं उनका भी सत्यापन कराएं और सारी सावधानी बरतें। लगभग 32 कंपनी पीएसी फोर्स जो है पूरे उत्तर प्रदेश में विभिन्न जनपदों को संवेदनशीलता की दृष्टि से जो है वो बांट दी गई है। दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक कर हालात का जायजा लिया। बैठक में आईबी और रॉ समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियों के बड़े अधिकारी शामिल थे। इसमें आतंकी खतरे से निपटने के उपायों पर चर्चा हुई। देश की एजेंसीज और गृह मंत्रालय इन सारी बातों का संज्ञान लिए हुए है और देश और सरकार हर प्रकार से सक्षम है हर प्रकार की चुनौती से निपटने के लिए। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने लश्कर और जैश के 10 आतंकवादियों के भारत में घुसने की जानकारी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को दी है। इन आतंकियों के दिल्ली पहुंचने की आशंका के बाद राजधानी में भी संदिग्ध हरकतों पर पूरी नजर रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में चर्च पर हमले के आरोप में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। केंद्र सरकार ने भी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। वहीं रायपुर में चर्च पर हमले के विरोध में प्रदर्शन हुआ। रायपुर में प्रदर्शन कर रहे ये लोग रविवार को चर्च पर हुए हमले का विरोध कर रहे हैं। इनकी मांग है कि दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाए और अल्पसंख्यकों को पूरी सुरक्षा दी जाए। छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम का आरोप है कि राज्य में एक महीने में गिरजाघरों पर हमले की कई घटनाएं हुई हैं। इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय छत्तीसगढ़ सरकार के साथ संपर्क में है। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वो एक्शन भी ले लिया है एक्शन लिया है। वहाँ का प्रशासन ने यहाँ से जानकारी लिया कि वो एक्शन भी ले लिया है और जो भी उस पे दोषित है उस पे कार्रवाई होगा। पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें वारदात की जगह पर जब्त किए गए वाहन और सबूतों के आधार पर पकड़ा गया है। तो अभी तक पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लिया, उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक बालिग है, 9 उसमें से बाकी जो नाबालिग हैं और सभी पे पुलिस ने धारा 452, 147, 295, 427 के तहत में कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रविवार को कुछ लोगों ने एक चर्च परिसर में घुसकर तोड़फोड़ की थी और लोगों के साथ मारपीट भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की एनडीए सरकार पर गरीबों और जनजातीय समुदाय की आवाज़ दबाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि गरीबों को दबाने से देश का हित नहीं हो सकता। राहुल ने छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में जनजातियों के एक प्रतिनिधिमंडल से सोमवार को अपने आवास पर मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। बैठक के बाद राहुल ने कहा कि बीजेपी उन पर कितने भी निजी हमले कर ले, लेकिन गरीबों की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। जहां भी गरीब व्यक्ति, जहां भी कमजोर व्यक्ति अपनी आवाज उठा रहा है, वहां एनडीए की सरकार, मोदी जी की सरकार उसको कुचलने की कोशिश कर रही है। ये लोग हिंदुस्तान की शक्ति हैं, ये लोग हिंदुस्तान की मदद करते हैं, इस देश को आगे बढ़ाते हैं और इनको कुचलने से, दबाने से किसी को फायदा नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन को लेकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सरकार बनाने से पहले कहा कि वो चाहती हैं कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी और एजेंडे ऑफ अलायंस को लागू करने का भरोसा दे। महबूबा मुफ्ती आज कुपवाड़ा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान उन्होंने ये बात कही। इससे पहले रविवार को जम्मू में बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बीजेपी का कहना है कि उनकी पार्टी गठबंधन के एजेंडे को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। वहीं जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने राज्य में राजनीतिक अस्थिरता के लिए
बीजेपी और पीडीपी को जिम्मेदार ठहराया और इसे लोगों के साथ धोखा करार दिया। पीडीपी ने शनिवार को सरकार गठन को लेकर सकारात्मक संकेत दिए थे। राज्य में फिलहाल 2 महीने से राज्यपाल शासन लगा हुआ है। बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ, वहाँ उसमें एक एजेंडा ऑफ अलायंस बना है। कुछ हमने आपस में एक प्रोग्राम तय किया है जिसमें पेशरफ्त की ज़रूरत है। जिस वक्त वो पेशरफ्त होगी तो इंशाल्लाह जो मुफ्ती साहब का जो मकसद है, जो मुद्दा है, मैं उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ूंगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हरियाणा को निवेश के लिए बेहतर जगह बताया। उन्होंने आज राज्य के वैश्विक निवेश सम्मेलन में कहा कि जाट आंदोलन अब पुरानी बात हो गई और हरियाणा निवेश आकर्षित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वित्त मंत्री ने राज्यों को जल्द आर्थिक सुधार करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि निवेश आकर्षित करने के लिए बेहतर आर्थिक और राजनीतिक माहौल ज़रूरी है। उनके मुताबिक जो राज्य सुधार नहीं करेंगे वहाँ की जनता को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। Those who are in a position to offer a more favorable economic, business and political environment to the investors certainly are states which are going to benefit. Reform or perish couldn't be more true than it is today. उद्योगपति विजय माल्या को कर्ज वसूली न्यायाधिकरण से बड़ा झटका लगा है। न्यायाधिकरण ने उन पर ब्रिटेन की कंपनी डियाजियो से 515 करोड़ रुपए निकालने पर रोक लगा दी है। साथ ही डियाजियो से हुए समझौते की विस्तृत जानकारी भी मांगी। भारतीय स्टेट बैंक की याचिका पर यह आदेश आया। माल्या ने यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड में अपनी बड़ी हिस्सेदारी डियाजियो को बेच दी है। दरअसल माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस ने 17 बैंकों से 7800 करोड़ रुपए का कर्ज ले रखा है, जिसमें से करीब 1600 करोड़ रुपया एसबीआई का है। एयरलाइंस अब बंद हो चुकी है और 2012 से ब्याज भी नहीं चुकाया गया। उस बीच सीबीआई जांच के आधार पर ईडी ने विजय माल्या के खिलाफ हवाला का मामला दर्ज किया है। क्या डिग्री हासिल कर लेना है अधिवक्ता बनने के लिए काफ़ी? हाल के दिनों में वकीलों के व्यवहार को लेकर कई सवाल खड़े हुए। अधिवक्ताओं की बढ़ती भीड़ और गिरती विश्वसनीयता पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की। इस पेशे से जुड़े जानकार भी मानते हैं कि कुछ लोगों ने पेशे की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वकालत के पेशे में भीड़ बढ़ गई है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कानून के पेशे में आने के लिए मेरिट या योग्यता जरूरी है। पिछले दिनों में कई वकीलों पर कानून से खिलवाड़ करने के आरोप लगे। जानकारों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का ये सख्त रुख उन घटनाओं की वजह से ही है। जिस तरह का ये माहौल पैदा हुआ मद्रास हाई कोर्ट में या पटियाला हाउस कोर्ट में, ये बहुत दुख देता है और सारे प्रोफेशन को बदनाम करता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस बात से बहुत कंसर्न है कि लीगल प्रोफेशन को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए जो अनरूली एलिमेंट्स हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वकालत लाइसेंस देने वाली परीक्षा पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ डिग्री लेने से कोई वकील नहीं बन जाता। हालांकि बीसीआई ने दावा किया था कि वो वकालत की प्रैक्टिस के लिए न्यूनतम मानदंड तय करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इससे संतुष्ट नहीं हुआ। जो लीगल रिफॉर्म्स कोर्ट की तरफ से कहा गया है, मुझे लगता है ये काफ़ी एक पॉजिटिव साइन है और ऐसे रिफॉर्म्स होने चाहिए क्योंकि ये हमारा इनबिल्ट सिस्टम भी है। तो एडवोकेट्स के लिए भी ये एक अच्छा होगा कि अगर ये इनबिल्ट सिस्टम से रिफॉर्म्स हो जाएंगे और अच्छे एडवोकेट्स प्रोफेशन में आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक देश में 20 लाख से ज़्यादा वकील हैं। हर साल 60,000 नए वकील बन जाते हैं। इनमें से 2,000 लॉ स्कूल से आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुताबिक बाकी 58,000 वकील देने वाले कई संस्थानों में मूलभूत सुविधाएं तक नहीं हैं। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आज एक आत्मघाती हमले में 17 लोगों की जान चली गई। 30 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। ये धमाका चारसदा की जिला अदालत में हुआ। साप्ताहिक छुट्टी के बाद आज अदालत खुली थी और इसीलिए धमाके के वक्त यहाँ भीड़ अधिक थी। पुलिस के मुताबिक फ़िदायीन की पहचान हो चुकी है, लेकिन जवानों को आता देख उसने खुद को उड़ा लिया। तहरीक तालिबान से जुड़े जमातुल अहरार ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। संगठन का दावा है कि उसने पंजाब प्रांत के गवर्नर की हत्या के दोषी मुमताज कादरी को फांसी देने का बदला लिया है। पूरे देश में आज महाशिवरात्रि का पर्व पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मंदिरों और शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी।
तो खबरों के आज के सफ़र में फ़िलहाल भी इतना ही। नमस्कार।